अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वीना और आप देख रहे हैं बिला तकल्लुफ़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे ओवरऑल नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से, लेकिन सबसे पहले अफगानिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अफगानिस्तान को अब तक तस्लीम नहीं किया गया ऑफिशियली, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका की जानिब से ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं कि जिसमें ये बात क्लियर वाज़े दिखाई दी है कि अमेरिका अब तक अपने स्टांस पर क्लियर नहीं है कि उनको करना क्या है। साथ ही साथ अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से अगर हम बात करें तो म्यांमार और अफगानिस्तान दोनों को 2022 तक तस्लीम नहीं किया जाएगा और उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे यूएन में। इस पर सोहेल शाहीन जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबान और न्यू अफगान गवर्नमेंट के, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी है और अफगान गवर्नमेंट के राइट्स को जो है वॉयलेट करने की एक साजिश है और ये बहुत ही गलत है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर भी देखा जाए तो। क्योंकि जो परसेप्शन अब तक देखा जा रहा है या दिया जा रहा है इंटरनेशनल या वेस्टर्न मीडिया की तरफ से, वो ये है कि तालिबान जो है वो काबिज़ है अफगानिस्तान पर, जबकि असल हकीकत ये है कि अमेरिका जो कि काबिज़ था वो निकला है और वो ऐसे निकला क्योंकि उसको मालूम था कि अब उसके लिए कोई हासिल हुसूल नहीं है, या फिर शायद वो बहुत बुरी तरीके से नाकाम हुआ। इस पूरे ओवरऑल सिनेरियो में हमने ये भी देखा है कि जहाँ पर अफगानिस्तान और म्यांमार दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन उन दोनों को साथ में क्यों रखा गया। म्यांमार में मुसलमानों के राइट्स को वॉयलेट किया जा रहा है, उनके साथ ज़्यादती हो रही है और उसका सिनेरियो टोटली मुख्तलिफ है, जबकि अफगानिस्तान में अब जो तालिबान गवर्नमेंट है जिन्होंने न्यू गवर्नमेंट फॉर्म किया, इनका सिनारियो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये अपने ही मुल्क में अपने ही तरीके से हुकूमत करना चाहते थे और अब वो वैसे ही हो रहा है, लेकिन इसको इंटरनेशनली तस्लीम नहीं किया जा रहा। साथ ही साथ प्रोग्राम में फ़लस्तीनियों के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। फ़लस्तीन पर जब मस्जिद अक्सा में एक एक्सीडेंट हुआ और रमज़ान मुबारक में एक्सीडेंट हुआ तो तमाम मुस्लिम कम्यूनिटी हिलकर रह गई, लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान और तुर्की ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई। लेकिन अब जिस तरह हम देख रहे हैं कि हम अपने मामूल में जो है बिल्कुल वापस आ चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली कवरेज नहीं हो रही, लेकिन 200 लोगों को हाल ही की खबर है उनको शहीद किया गया। इसराइल को कैसे अमेरिका ने तस्लीम किया और ये क्या साजिश है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और नेशनल पॉलिटिक्स में हम गुफ्तगू करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के ऊपर पहली जो है सज़ा सुनाई गई है। सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा नवीद साहब रिटायर्ड जस्टिस हैं, एडवोकेट हैं, प्रोग्राम में आपको एक बार खुश आमदीद करते हैं। सर, सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे अफगानिस्तान के हवाले से। अफगानिस्तान पर क्या समझते हैं आप, जिस तरह सोहेल शाहीन स्पोक्स पर्सन तालिबान गवर्नमेंट वो कह रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादती है, हमारी रिप्रेजेंटेशन यूएन में मैंडेटरी होनी चाहिए, म्यांमार के साथ लाके खड़ा कर दिया है उनको और वो कह रहे हैं 2022 तक कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा यूएन में अफगानिस्तान से जो इस वक्त करंट गवर्नमेंट है। क्या वो दोबारा से अमेरिका की ये कोशिश है कि कोई पपेट गवर्नमेंट होनी चाहिए? नहीं, देखिए बात ये है कि पपेट गवर्नमेंट तो अब नहीं बन सकती, वो तो खुद उन्होंने बना के हामिद करज़ई और इन लोगों को 12-12 साल रखा और पूरा उन्होंने तजर्बा किया और उन्होंने करोड़ों डॉलर दिए और वो डॉलर सारे वो खा गए और उन्होंने ना अपनी अवाम पे खर्च किए, ना कुछ तरक्की पे खर्च किए और उल्टा ये हुआ कि ना डिफेंस पे खर्च किए और नतीजा ये हुआ कि फिर फौजी अमरीकी जो थे उनको भागना पड़ा वहाँ से और यूँ छोड़ के चले गए। तो अब आपका जो सवाल था कि यूएनओ वाला, हाँ, तो देखिए यूएनओ वाले भी समझ नहीं आ रही कि आधा तितर आधा बटेर जी, कि तस्लीम भी नहीं कर रहे जी, यानी वो जिसे कहते हैं, मैंने पहले भी आपको कहा था कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। ये वो पुराने ज़माने के शायरों का होता था कि वो उस वक्त जो महबूबा होती थी वो चिलमन के साथ बैठ जाती थी और वो रोशनी में हल्की हल्की नज़र आती थी, तो वो कहते थे कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। तो अब ये यूएनओ वाले भी जो हैं ना अफगानियों को इन करते हैं ना आउट करते हैं और आसरे में रखा हुआ है और किस तरह से वो इनको डील करेंगे, कोई पॉलिसी। अब एक्चुअली पॉलिसी आनी अमेरिका से है। यूएनओ भी जो है ना, अभी तक हमारी जो समझ आई है पिछले 70 साल में, तो यूएनओ भी वही करता है जो अमेरिका कहता है जी, तो उन्हीं की आवाज़ है। अब अमेरिका ने अभी तक अफगानियों को तस्लीम नहीं किया, रिकॉग्नाइज नहीं किया। लेकिन सर, म्यांमार के साथ अफगानिस्तान को खड़ा करना ये किस किस्म का मवाजना है? म्यांमार का सिनेरियो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ पर तो काबिज है, जिस तरह अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर काबिज हुआ करता था, उसी तरह से मुसलमानों को जो है बहुत बुरा उनके साथ सलूक हो रहा है। ये क्या मामला है? म्यांमार और अफगानिस्तान का सिनेरियो जब मुख्तलिफ है, क्यों साथ शामिल किया जा रहा है? में तो वो ये जो औरत थी ना जो पहले नोबेल प्राइज जिसको दिया जी, हाँ, फिर उसी को इन्होंने अंदर करके टेक ओवर कर लिया, अब वो जेल में शायद पड़ी हुई है जी।
और वहाँ पे फौजी तसल्लुत है और वहाँ पे जो मजहबी जो है डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है मुसलमानों के साथ। हाँ, क्लिप्स आते हैं कि वो मुसलमान लड़की को पूरे उसमें जला दिया, बल्कि अब तो हम क्या उनका क्या कहें, खुद हमारे सियालकोट वालों ने भी मुंह काला कर दिया जी, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल श्रीलंकन आदमी को जी जला दिया। बड़ा जुल्म किया इन्होंने, अल्लाह ताला इनको गरक करे जी। और ये ना इस्लाम है सर, ना ये मुफ्ती हमारा तकी मजहब उस्मानी ने है। भी इसके ऊपर यही स्टेटमेंट दिया, ना ये हमारा मजहब है ना ये इस्लाम है, और उन्होंने इसके ऊपर बहुत वाज़े अपना मौक़िफ़ पेश किया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसके ऊपर गुफ्तगू किया है, साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ने किया है, लेकिन हमारे लिए बहुत बुरा हुआ। उसका फैक्ट्री का जिस फैक्ट्री में 3000 आदमी काम करते थे जी, अब कोई एक ग्रुप होगा जिसका उसने चोरी पकड़ी भी होगी या उनको निकालना चाह रहा होगा जी या उनके ऊपर कोई एक्शन ले रहा होगा। अब उन्होंने उस मैनेजर को रास्ते से हटाने के लिए ग्रुप बंदी करके और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जी कि उसने कोई पोस्टर फाड़ दिया है, कोई सियासी पोस्टर या मजहबी पोस्टर दीवार से फाड़ दिया। तो पोस्टर फाड़ने से क्या होता है, पोस्टर तो सारा दिन जमीनों पे गिरे हुए होते हैं। जी बिल्कुल। और वो तो जिन्होंने लगाया है पोस्टर पहले उनको पकड़ो और उसके बाद आप जो है एक अपने मैनेजर के खिलाफ ग्रुप बना के और उसको मारते। अच्छा पता है अभी दोपहर को न्यूज आ रही थी कि वो बेचारा चौथी मंजिल पर अपनी जान बचाने के लिए भागा और वहाँ सोलर पैनल लगे हुए थे और सोलर पैनल्स के पीछे वो छुप गया और ये तो नूर मुकद्दम वाला केस लग रहा है। 25 आदमी चौथी मंजिल पे छत पे चढ़ गए और उन्होंने उसको वो सोलर पैनल्स के पीछे से ढूंढ लिया और ढूंढने के बाद फिर उस बेचारे को मारा। ऊपर ही तशद्दुद सर जहालत है ना ये, इससे हम लोग कितनी तकलीफ हो रही है हमें ये देखे, क्योंकि ये तालीम नहीं है। अगर तालीम की ये कमी ना होती तो ये इंसिडेंट भी ना होता। हमारी हुकूमतों ने जितनी अब तक आई अगर तालीम पर इन्वेस्ट कर लिया होता तो ये सिनेरियो आज देखने को ना मिलता। ये वीडियो में इनकी फोटोएं आ गई हैं। अब चाहिए कि इनको पहले तो खैर पुलिस अभी रिमांड ले और मेरी पुलिस से दरख्वास्त है कि इनकी सही ठीक ठाक चित्रौल करें और जज तो जो सजा देगा वो तो सजाए मौत ही देगा जी। लेकिन वो तो वक्त आने पे होगी। लेकिन उससे पहले इनकी चित्रौल और कैदियों से भी गुजारिश है कि ये जब ये अंदर आए ना जेल में तो इनके कंबल डाल के सर पे इनकी कंबल परेड कराएं, ठीक ठाक इनको ठापे लगाएं कि ये इतना जुल्म करके आए हैं। एक बेगुनाह परदेसी हमारे मुल्क में आके ठहरा हुआ था, अकलियत का आदमी, भाई तुम्हारा क्या ले रहा था, तुम लोगों ने उसको आग लगा के जला दिया। तो इनको जरा वहाँ कंबल डाल के थोड़ा मुसलमान बनाएं ताकि इनको पता चले किस तरह किसी को जलाते हैं। जी बिल्कुल सर, ये एग्जैक्टली जिस तरह आपने भी बोला, ये हमारा दीन हमें नहीं सिखाता है, बिल्कुल हमारे दीन के कॉन्ट्ररी है। और जो शख्स के साथ किया है वो तो बिल्कुल हम उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बेज़रर लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं और वो तो बोलते भी अंग्रेजी हैं जी, और उनके साथ इस तरह से ज्यादती करना जी। कोई और होता तो हम कहते भाई पता नहीं कोई बदमाश था। ये तो बेचारे धान पान दुबले पतले और बस वो सर्वाइव ही कर रहे हैं, बड़ी बात है। और वो बेचारा गरीब मुल्क में कमाने आया था जी, और इन्होंने मार ही दिया। और सर श्रीलंका के साथ हमारे जो बाहमी ताल्लुकात हैं वो बहुत पहले से हैं और बहुत अच्छे हैं। इस तरीके से एक इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाना, उसके बावजूद भी श्रीलंकन जो हेड ऑफ द स्टेट है उनका ये कहना कि मैं पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहता हूँ, ये तो अब भी मतलब ये उनकी तरफ से एक अच्छी बात है। अगर ये खुदा ना खास्ता किसी ऐसे मुल्क का बंदा होता। लेवल बहुत ज्यादा है वहाँ, तो रिक्शे वाला भी अंग्रेजी बोलता है जी। तो मैं केस चलाने गया था श्रीलंका में, आप यकीन करें कि हर आदमी को केस का फैसला पता था कि ये होगा। मैं जब इतना लीगली अवेयर थे तो वो मेरे से डिस्कस करते थे कि क्या केस है, जिस केस में आप आए हैं, तो वो बताते थे कि साहब इसका तो ये फैसला होगा। यानी इतनी अवेयरनेस है, आम आदमी रिक्शे वाले को भी इतनी थी वहाँ पे और इतना डिसिप्लिन था। जेल में मैं जाता था जहाँ साफ सुथरी जेल थी, जैसे कोई होटल का काउंटर बना हुआ। सर ये बात आपने बहुत अच्छी की, साफ़ सुथरी जेल थी यहाँ पे। मैं अपना अगर एक्सपीरियंस एक शेयर करूँ, मैंने 2 से 3 जेल्स को लेटर लिखा जब मैं प्रीवियस चैनल में थी कवरेज के लिए, और पूरा लंबा चौड़ा मैंने उनको एक्सप्लेनेशन दी कि मैं ये सारी जर्नलिस्टिक ऑब्जेक्टिव अचीव करके एक प्रोग्राम करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे नहीं करने दिया सर, क्योंकि बहुत नहीं करने देंगे, वहाँ तो भत्ते चल रहे होते हैं, बिल्कुल माड़ी के ऊपर पैसे लेके मुलाकातें कराई जा रही होती हैं। उन्होंने मुझे कहा आप प्रिजन छोड़ें, आप आके या तो आईजी का कर लें, आईजी प्रिजन का कर लें या किसी और का कर लें, लेकिन उन्होंने जो चीज़ें मुझे देखनी थी वहाँ पर और जो चीज़ें मैं जानना चाहती थी एक सहाफ़ती अपने एक्सपीरियंस के जरिए, वो नहीं हुआ। लेकिन इसकी बहुत सारी वजूहत है, जिस तरह से आपने भी बयान की। मैंने जंग में कॉलम लिखा था एक दफ़ा, मैं नवाज शरीफ जब जेल में था
ठीक तो है, कोर्ट ये के जरा ऑर्डर से- बता दीजिएगा। ब्रेक के बाद ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद सिलसिला जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, अफगानिस्तान के मामला के ऊपर हमने गुफ्तगू की। साथ ही साथ जो एक हाल ही में हमारे मुल्क में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ और हमारे अपने ही लोगों ने ख़राब किया अनफॉर्चुनेटली, उसके ऊपर भी जो है ख्वाजा नवीद साहब ने गुफ्तगू की। सर, आप अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे हाँ, मैं रिलेटेड वो टू बता रहा प्रिजन। था आपको कि नवाज शरीफ था जेल में, तो मुझे कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हफ्ते में 2 मरतबा उससे जेल मुलाकात करने का। जी तो मैं हफ्ते में 2 दफ़ा जाता था। जी। ये मुझे बाहर धूप में खड़ा कर देते थे, अंदर बुलाते ही नहीं थे, मेरा कार्ड भी नहीं लेके जाते थे 2-2 घंटे। एक दिन मैं गया, मैं उस वक्त जंग में कॉलम भी लिखता था, तो एक दिन मैं गया तो मैंने देखा वो चांद रात से एक दिन पहले का दिन था। तो इन्होंने वहीं मुझे वाम में खड़ा कर दिया। अब वो मैं बैठ के खड़े होके सारी इनकी हरकतें देखता रहा। बेचारे वो जो गरीब लोग थे कैदी, उनकी माएँ जो हैं वो कुछ सेब ला रही हैं, कुछ फ्रूट ला रहे हैं, वो जो बंदा था वो ऐसे उठा के फेंक देता था ओहो, कि ये पता नहीं बंद नहीं है, सही है, इसमें ये नहीं है। और क्या बदतमीजी हो रही थी उनके साथ, लोगों के साथ। फिर छोड़ेंगे सर सहाफ़ी को वहाँ पर जाने के तो लिए? आपको कौन जाने देगा, वो तो मुझे तो इन्होंने सजा के तौर पे खड़ा किया हुआ था। अच्छा तो इनको तो पता नहीं था कि मैं सहाफ़ी भी हूँ, तो मैं जंग में लिखता था। तो अच्छा मैंने अगले दिन कॉलम लिख दिया, जंग में छप गया। हाँ, अच्छा, ठीक है, सही है सर। तो उस वक्त नुसरत मंगन था वहाँ सुपरिटेंडेंट, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं वो पड़ता है डीआईजी बना, बाद में आईजी जेल खाना और सर लॉजिक ये देते हैं पूरी हाँ। दुनिया में सर प्रिजन के ऊपर उसकी और रिपोर्टिंग तरक्की होती है। होती चली गई। हाँ। पूरी दुनिया में सर प्रिजन के ऊपर अरबपति रिपोर्टिंग होके करते हैं, रिटायर हुआ क्राइम शायद। बीट की हाँ। रिपोर्टिंग का एक हिस्सा होता है और प्रिजन के ऊपर बहुत काम किया जाता है। लेकिन पाकिस्तानी सहाफ़ी को ये लॉजिक दी जाती है, नहीं जी वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के मामलात हैं और बहुत ही सेंसिटिव मामला है, आपको जाने की इजाज़त नहीं मिल सकती। ये लॉजिक हाँ, होती है सर। आपको जो सिक्योरिटी मामला है तो आप जी। नहीं जा सकते, सिक्योरिटी खांचे की है ना, अंदर वहाँ बत्ते चल रहे होते हैं। ठीक है सर। जी सर, दूसरे ये मौजूद जेलें तो बनी हुई सिर्फ इनकी आमदनी के लिए हैं। सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, आईजी प्रिजन, डीआईजी प्रिजन, जो भत्ता जमा होता है नीचे से ऊपर तक जाता है, कैदी की कोई इस्लाह नहीं होती, ना कोई वेलफेयर होती है। जिस काम के लिए दुनिया भर की जेलें हैं जी कि जेल के अंदर इंसान का रिफॉर्म करते हैं, उसको एक अच्छा इंसान बना के बाहर निकालते हैं, जी या अच्छा बर्बाद इंसान और कर देते हैं। यहाँ बर्बाद करके भेजते हैं। इतना बड़ा क्रिमिनल होता है, वो कहता है मैं एकेडमी से होके आ गया हूँ। मेरा एक क्लाइंट है, वो जब जेल का किस्सा सही। सुनाता है, कहता है सर जब मैं यूनिवर्सिटी में था, वो उसको यूनिवर्सिटी कहता है, अच्छा तो कहता है जब मैं यूनिवर्सिटी में था कोई वाकया सुनाता है जी, तो कहता है सर जब मैं यूनिवर्सिटी में था। अच्छा ठीक है सर। मज़ीद अब प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे केस के ऊपर जो मुल्क की तारीख में पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी में सज़ा सुनाई गई है। इसको कैसे देखते हैं? यानी मनी लॉन्ड्रिंग की बात या टैक्स चोरी की बात कोई नई बात नहीं है, ऑब्वियसली बहुत पुरानी बात है। फिर उसके बाद पहली सज़ा होना, क्या ये एक अच्छा प्रेसिडेंट है या बुरा है? बहुत अच्छा प्रेसिडेंट है। मतलब ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि इन्फ्लुएंशियल लोगों को और पैसे वाले लोगों को सजा नहीं हो सकती। तो ये जिस अदालत ने भी दी है तो उन्होंने एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट, उन्होंने तो इंसाफ के मुताबिक दी होगी, लेकिन ये है कि वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया है जो लोगों के ज़हन में गलत फहमी है जी कि पैसे वाले लोगों को सजा नहीं होती। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे तो पैसे वाले ही होंगे ना। जी जी सर, इसमें जो डायरेक्टरेट टैक्स हैं उनके कवानीन के तहत इब्तदाई तहकीकात में जो है उस दौरान 6 मुल्ज़िमान जो है वो सामने आए, मज़ीद बैंक अकाउंट्स उनके सामने आए और बहुत सारे इसमें जो है इश्यूज़ इंटरकनेक्टेड हैं। यानी बहुत सारे इदारे जो हैं इसमें इंटरकनेक्टेड हैं और उनके ऊपर क्वेश्चन रेज होता है। लेकिन सिर्फ एक केस जो है उसका फ़ैसला होना, क्या आपको लगता है मज़ीद और फैसले इससे बेहतर होंगे? अल्लाह करे जी, हमारी दुआ है। मतलब ये शुरू हो गया है। असल में मेरी बात हुई थी टैक्स कलेक्टर्स के साथ जी वो कहते हैं सर हम जब सारी इन्वेस्टिगेशन करके इनको अरेस्ट करने लगते हैं तो आपके हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर आ जाता है। उन्होंने कहा 3-4 फिक्स वकील हैं, उनके नाम बताए उन्होंने कहा वो स्टे लेकर आते हैं जी और वो स्टे हो जाता है। ठीक। जी
तो सर ये जो सिनेरियो है जहाँ पे आप कह रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर वकील हैं वही स्टे लेकर आते हैं और मतलब स्टे मिल जाता है, तो इस सर्कमस्टांसेस में जहाँ पर हमारे ऊपर आईएमएफ का भी एक हमारे ऊपर एक सुपरविजन है, एक तरीके से डिक्टेशन कह लें, वो हमें डिक्टेट करते हैं कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग को जो है ख़त्म करना है, हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बना रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रैक्टिकली मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म नहीं हो रही, टैक्स इवेजन कंटिन्यूड है और टैक्स चोरी जो है वो बरकरार है। कैसे होगा ये मामला बेहतर, कैसे दुरुस्ती की तरफ जाएंगे? देखिए जी, अब ये कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, अल्लाह करे पकड़ लें, ये तो इन्होंने पकड़ी होगी मनी लॉन्ड्रिंग जो बैंकिंग चैनल से उस तरह से हो रही होगी, वरना जो अयान अली ले जाती है तो वो तो पकड़ी भी नहीं जाती। तो इस तरह की पता नहीं कितनी अयान अली और रोज जा रही होंगी हर फ्लाइट से। ठीक। तो यार तो इस पूरे सिनेरियो में अगर आप देखते हैं सर कि जहाँ पर आईएमएफ का, दोबारा से मैं आईएमएफ की तरफ आऊँगी, आईएमएफ का कंट्रोल या आईएमएफ का एक दबाव और बोझ, दूसरी तरफ मुल्क में जो सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इकॉनमी की तरफ से बहुत ज़्यादा मुल्क की इकॉनमी पर बोझ डाल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मेजर्स लेने की सख्त ज़रूरत है जहाँ पर हम मनी लॉन्ड्रिंग को या टैक्स चोरी को कंट्रोल कर सकें? नहीं, वो लॉस तो बहुत बने हुए हैं और बड़े सख्त बने हुए हैं, सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और जिस तरह ये आप बता रही हैं कि सजा भी हो गई है, तो मीन के कानून इम्प्लीमेंट हुआ है और फिर उसके तहत ट्रायल भी हुआ है और ट्रायल में फिर कन्विक्शन भी हो गई है, तो ये एक खुश आइंद बात है। आई वेलकम इट और अच्छी बात है। ठीक, लेकिन सर कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि इन एरियाज़ में फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्ट तो मौजूद है या लॉज मौजूद हैं ऑलरेडी, उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो अनफॉर्चुनेटली वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई देती है। किन एरियाज़ के ऊपर अगर हुकूमत काम करती है तो ये मामला दुरुस्ती की तरफ जाएंगे? अब ये करें कि ये जिन लोगों ने ये केस पकड़ा था और फिर सजा भी करवाई है, इनको मुल्की सतह पर इनकी पब्लिसिटी की जाए, इनको कोई रिवॉर्ड दिए जाए, टीवी में इनकी तस्वीरें दिखाई जाएं, ताकि जिस तरह वो कोई टैक्सी वाला किसी का बैग ला के देता है तो फिर उसकी पूरे मीडिया पे फोटो आती है कि इसने बैग पहुंचाया और वो कितना एनकरेज होता है। और 1000 और टैक्सी वाले भी मोटिवेट होते हैं कि कल को अगर उनको कोई बैग मिल गया तो वो भी देकर आएंगे। तो इसी तरह ये जो अफसरान जिन्होंने ये केस बनाया है और पाया तकमील पर पहुंचाया है, तो इनको एक अच्छी तरह गवर्नमेंट की तरफ से रिकग्निशन दी जाए, ताकि दूसरे अफसरान के अंदर भी जज्बा पैदा हो कि, क्योंकि जाहिर है जिसने इतना बड़ा केस पकड़ा होगा उसको कितनी बड़ी बड़ी ऑफरें आई होंगी, लेकिन उन्होंने वो सारी ऑफरें रद्द करते हुए बंदे को सजा कराई है। तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए हायर लेवल पे। ठीक सर, टैक्सेस की जहाँ पर हम बात करें, मिनी बजट एक बार फिर से कंफर्मेशन हो गई कि आने जा रहा है, उससे इन्फ्लेशन और मजीद बढ़ जाएगा, लेकिन ये बात क्लियर की गई है कि किसी भी किस्म की जो अशिया खुर्दनोश है उनके ऊपर टैक्सेस का बोझ नहीं लागू होगा, साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर भी नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो सर्कमस्टांसेस है वो कुछ कॉन्ट्री दिखाई देंगे, क्योंकि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी फाल नहीं दिखाई देती। क्या कहेंगे आप इस पूरे सिनेरियो को, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, महंगाई जब होती है, जब आप कोई लैंप जलाते हैं किसी अंधेरे कमरे में, तो आप ये शर्त नहीं रख सकते कि ये अलमीना के ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी और दूसरे पे पड़ेगी, वो सब पे पड़ती है। तो इसी तरह जब महंगाई होती है तो आप कहें कि जी फलां आदमी के ऊपर इसका असर नहीं होगा और उस पे हो जाएगा, तो ये नहीं होता, वो फिर सब पे असर होता है और असर ओवरऑल होता है जी, सब बाकी ये जो है कि आप कह रही हैं कि दवाइयों के शोबे के ऊपर अगर वो टैक्स नहीं लगा रहे तो वो अच्छी बात है। बूढ़े लेकिन सर वो खुद ही बढ़ा देंगे ना, आप ये भी तो प्रैक्टिस होती है हमारे मुल्क में, कहा जाता है कि इस डोमेन में कुछ टैक्सेस लागू नहीं होंगे, लेकिन वो उसको भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको पता है प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी नाम का कोई इदारा नहीं है जो प्रोविंशियल डोमेन में होता है, लेकिन वो फाल ही नहीं है। तो अब बताएं ना क्या किया जाए। अब बात बेचारे बूढ़े और पेंशन वाले लोग तो दवाई खाते हैं, तो अब उनकी दवाइयाँ भी महंगी करके और बेचारे उनकी जो पहले ही कम जिंदगी है उसको भी खत्म करना चाहते हैं ताकि पेंशन भी बंद ही हो जाए। ठीक सर लेकिन ये जो दो तरफ बचत हो जाएगी। ठीक है सर, लेकिन एक बाबा मर जाएगा, दूसरा पेंशन बच जाएगी। ठीक है सर, लेकिन इस पूरे सर्कमस्टांसेस में जहाँ पर हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी होगा, ये फेडरल की तरफ से नहीं होगा, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर इसका चेक एंड बैलेंस रखना लाजमी है। वो तो पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूं, उनसे जब भी मैंने सवाल किया प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी का, वो कहते हैं कमिश्नर भी मौजूद है, वो लिस्ट भी लगा रहे होते हैं, सब कुछ चेक हो रहा होता है। इवन जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है आज से 2 साल पहले का था, 94 रुपीज़ से 1 रुपया भी ऊपर दूध नहीं बिकेगा पर केजी, लेकिन उससे भी ज़्यादा बिक रहा है। तो ये मतलब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ, लेकिन इसका भी कोई कमिश्नर साहब जो हैं कोई कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। फिर प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी क्या है? बस वही बात है ना कि इम्प्लीमेंट नहीं होते लॉ, और इस वजह से मैं आपको हर दफ़ा बताता हूँ आपके प्रोग्राम में कि दुबई में और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है।
मैंने IPA में एक दफ़ा सेमिनार में लेक्चर दिया था, डॉक्टर वहाब साहब माशाल्लाह जिंदा थे, तो मैंने कहा, जुमला स्टार्ट करते ही मैंने कहा, एक पाकिस्तानी को दुरुस्त होने में सिर्फ 2 घंटे का वक्त दरकार है। तो कराची से दुबई वहाब साहब जो थे वो एकदम ऐसे आगे हो गए हाँ। मेरी शक्ल देखने के लिए। तो मैंने कहा, सर एक आदमी को जहाज में बिठा के दुबई भेजें, 2 घंटे बाद जब दुबई में उतरता है, ना वो टैक्स चोरी करता है, ना वो ओवर स्पीडिंग करता है, ना वो सड़क पे खड़े होकर पेशाब करता है, ना वो दीवार पे नारे लिखता है, और वो ना लाइन तोड़ता है, ना चोरी करता है, वो 2 घंटे में सही हो जाता है। वो कराची से आपने बिठाया है, 2 घंटे बाद वहां उतरा है, ठीक है, वो बंदे का पुत्र बन गया। ठीक है सर। क्यों बन जाता है? वहाँ कोई जादू नहीं है, वो ठीक ये है। है कि वहाँ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है। ठीक उसे है। पता है कि यहाँ अगर मैंने सड़क पे पेशाब किया तो पकड़ा गया, तो जिस शुरते ने पकड़ना है, जब तक दोबारा उस शुरते की ड्यूटी नहीं आएगी, मुझे छोड़ेंगे नहीं। ठीक है सर, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे टैक्स एवेजन के हवाले से। कुछ हमने गुफ्तगू की कि एक ऐसा प्रेसिडेंट जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के ऊपर सज़ा दी गई है, ये एक अच्छा प्रेसिडेंट है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि और मज़ीद ऐसे प्रेसिडेंट सामने आएंगे और लोगों को सज़ाएँ होंगी जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है, क्योंकि हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जा रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल किया जा सके, और IMF का भी हमारे ऊपर जो है कॉन्स्टेंटली एक मॉनिटर वो हमें कर रहे हैं। अब प्रोग्राम में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। ख्वाजा साहब यही बात कर रहे थे कि किस तरीके से एक पाकिस्तानी सिर्फ 2 घंटे में सीधा हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है दुबई जब वो जा रहा था रास्ते में, लेकिन वो वहाँ पर जाने के बाद की वो बात कर रहे थे। लेकिन मैं तो ये कहूँगी ख्वाजा साहब कि वो फ्लाइट से ही बिल्कुल सीधे होके जाता है पाकिस्तानी, वो जब उतरने का वक्त होता है ना, तो आराम से अपनी कुर्सियों से उठते हैं तमीज़ से, और जैसे आप कराची वापस या पाकिस्तान वापस पहुँचते हैं तो वो जिस तरह कर रहे होते हैं, आपका दिल खून के आंसू होता है कि मतलब क्या सबने उतरना ही है ना, दरवाज़ा तो बंद नहीं हो जाएगा जहाज़ का, थोड़ा सब्र कर लें। जी ख्वाजा साहब, हम मज़ीद प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे फ़लस्तीनियों के हवाले से। मस्जिद अक्सा का इंसिडेंट जब हुआ तो मुसलमानों के जज्बात उससे बहुत ज़्यादा मजरूह हुए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और तुर्की ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वोकल दिखाई दिए। क्या कहेंगे आप इस वक्त? सिनेरियो एक बार फिर जो है, ये अब का नहीं है, रोज़ यही होता है, लेकिन हाल ही में 200 लोगों को जो है सामने पब्लिक रिलीज की खबर आई है, क्या कहेंगे आपके? 200 लोगों को शहीद किया गया एक बार फिर। बस ये अल्लाह ताला रहम करे। अब पूरे इन दुनिया के अदारे बने हुए हैं इन कामों को चेक करने के लिए, और हम तो कोई छोटा सा काम करते हैं तो हमें कभी ग्रे लिस्ट में तो कभी ब्लैक लिस्ट और उसमें डाल लेते हैं। तो इनको कोई चेक करने वाला नहीं है, इनको भी किसी लिस्ट में डाले ना। तो इनको कैसे डालेंगे सर? अमेरिका तो खुद इसराइल को तस्लीम कर रहा है। देखिए, तस्लीम करके ये तो नहीं कहता ना कि तुम जाके बच्चों को गोलियां मारो, वो तस्लीम सर करता आपने है। आई एम श्योर आपने रिपोर्टिंग उस वक्त की पढ़ी होगी जब मस्जिद अक्सा का इंसिडेंट हुआ, वेस्ट ने किस तरीके से रिपोर्टिंग की थी, बहुत ही दर्दनाक रिपोर्टिंग थी। इवन जब कोई सहाफ़ी उसको पढ़ रहा था तो वो उसको महसूस कर रहा था किस तरीके से मुसलमान का लफ्ज़ बार बार निकाला जा रहा था, इंसानों को शहीद करने का लफ्ज़ मुसलमानों को शहीद करने का लफ्ज़ निकाला जा रहा था, और किस तरह बच्चों के राइट्स को दबाने की कोशिश की गई थी। और ख़वातीन प्यारे बच्चे होते हैं, फूल जैसे, आप देखें उनके गाल सुर्ख होते हैं, और वो अब बाप की गोद में उनकी लाश पड़ी होती है, देख कर ईमान से दिल खून के आंसू होता है। मेरे साथ बर्दाश्त ही नहीं होता। बिल्कुल सर, लिटरली किसी से भी बर्दाश्त नहीं होता, और ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह अमल है जब हम उनको देख रहे होते हैं उनको। और लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, हम वोकल हुए इस वक्त, और हम अक्सर बेशतर वोकल होते हैं जब भी मुसलमानों के राइट्स को वायलेट किया जाता है, डिप्राइव्ड होते हैं जब मुसलमान अपने राइट से, लेकिन हम कांस्टेंट नहीं होते। क्या कोई ऐसी मीडिया पॉलिसी होनी चाहिए जिससे हमारा फोकस हो कि हम जितनी भी वायलेशंस हो रही हैं मुसलमानों के राइट्स की, उनको हम ज़रा बेहतर कर ये सकें? मैंने पहले भी कई दफ़ा सजेस्ट किया है, बल्कि आप ही के प्रोग्राम में एक दफ़ा किया था कि हमारे मुल्क में कितने 80 और 100 चैनल हैं, तो कोई एक चैनल सरकारी सतह पर इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, जैसे अल जजीरा है या CNN है या BBC है, उस पर सरकारी फंड्स के साथ इन्वेस्टमेंट करके बड़े बड़े उसके माइक लगाए जाएं, ताकि उसकी जो आवाज़ है पूरे वर्ल्ड में पहुंचे। और अल जजीरा हमारा बड़ा अच्छा चैनल निकला है मुसलमानों का, लेकिन वो भी कंट्रोल्ड है जिस तरह भी है, बट दे आर डूइंग वेल। तो अब एक हमारा ये बना दें पाकिस्तान वाले कोई अच्छा सा चैनल, ताकि पूरी दुनिया में मुसलमानों की आवाज़ पहुंचाई जा सके। हाँ ठीक सर। ज़ियाउल्लाह कितने बड़े मुसलमान थे, इतने साल उन्होंने हुकूमत की,
वो भी ये काम करके नहीं गए कि एक ऐसा मुसलमानों का चैनल बना देते जो CNN BBC के मुकाबले का होता। हालांकि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, बल्कि वहाँ पे भी जो तबसरे करने वाले मशहूर हैं वो हमारे पाकिस्तानी हैं, ओरिजिन के लोग हैं। ठीक सर, इस पूरे सिनेरियो में जहाँ पे हम देख रहे हैं यूएन की, हमने बात प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी की कि यूएन किस तरीके से जो है बायस्ड है, अपना किरदार कैसे अदा कर रहा है। इस वक्त यूएन का भी जो किरदार है फ़लस्तीन के हवाले से भी बहुत बुरा दिखाई दे रहा है, चाहे फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, म्यांमार हो या अफगानिस्तान हो। अब यूएन का रोल कोई दिखाई नहीं दे रहा। कोई और इंटरनेशनल एंटाइटी ऐसी हो सकती है जो कि अपना एक न्यूट्रल होकर किरदार अदा करे? देखिए, अब यही सारी कौमों ने मिलके एक बनाई थी यूनाइटेड नेशंस। इसका एक पूरा चार्टर है, और अगर आप उसको पढ़ें, फिर चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है यूएनओ का, उसे पढ़ें। लेकिन दुख की बात यह है कि उनके अपने चार्टर लेकिन जो ये वीटो और वीटो पावर का है, डबल वीटो का अमल है, फिर इसके बाद परमानेंट मेंबर्स हैं, और इसमें हेजेमनी क्रिएट जो की गई है कुछ लोगों की तरफ से, ये जो सारा उनका एसेंस है वो तो पूरा हो ही नहीं रहा यूएन का। एटलीस्ट ये ना करें, मतलब ये कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं यूएनओ ने खुद प्रोवाइड किए हुए अपने चार्टर में, उसी की इम्प्लीमेंटेशन करा दें ये इन मुल्कों में, कश्मीर में, म्यांमार में, और ये जो है फ़लस्तीन में जी। ये जो 3 अफेक्टेड कंट्रीज हैं जहां मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, तो एटलीस्ट अगर इनको चूज करके और इनके ऊपर अमल दरामद कराना शुरू कर दें, इनके ह्यूमन राइट्स मिल जाएं, तो बहुत बड़ी बात है। यही अचीवमेंट है, और इस पर तो कोई वीटो नहीं करेगा। आप जब किसी को ह्यूमन राइट देने की बात करते हैं तो उस पर वीटो नहीं आता, आएगा भी नहीं। लेकिन ट्राई तो करें ना, नियत तो हो ना। नहीं सर, आप कह रहे हैं आएगा भी नहीं, वुमेन राइट की बात करेंगे या चाइल्ड की बात करेंगे, लेकिन सर ये तो हो रहा है ना कॉन्स्टेंटली। कश्मीर की भी बात हो रही है, यूएन के फोरम्स के ऊपर बात हो रही है। एक रेजोल्यूशन की बात कर लेना तो ये तो हल नहीं है। रेजोल्यूशन के बाद एग्जीक्यूशन की तरफ कौन आएगा? जब हमारी बारी आती है, छोटे से मामले के ऊपर हमें ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। इवन हाफिज सईद के मामले पर पाकिस्तान को कितना ज़्यादा ब्लैकमेल किया गया। वो तो मैंने बताया ना कि वो हमारे लिए तो हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बिल्कुल, तो यही सिनेरियो इस वक्त वेस्ट का या कुछ दीगर ममालिक का जो हमारे आस पास या पड़ोसी ममालिक हैं। सर, इस पूरे सिनेरियो में जहाँ पर हम बात करते हैं कश्मीर की, और कश्मीर के साथ साथ हम फ़लस्तीन की भी बात करें, लेकिन हम इतने ज़्यादा वोकल हो नहीं पाते हैं बहुत सारे रीजंस की वजह से। पाकिस्तान को कौन कौन से मेजर्स लेने की ज़रूरत है इसमें कि पाकिस्तान राइट्स के ऊपर जो है हाईलाइट कर सके मुसलमानों के? कौन से मेजर्स लेने की ज़रूरत है? जी। अब यही है कि यूएनओ का जो भी जनरल असेंबली में जब हमारी बारी आती है तो वी शुड बी वोकल। कोशिश तो करते हैं, हमारे स्पीकर जाते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन वही है, उनके कान पे जूं नहीं रिंगती, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि आवर वॉइस फॉल ऑन देयर डेफ ईयर। तो वो हमारी जब बारी आती है तो वो गूंगे बहरे हो जाते हैं। ठीक सर, लेकिन अगर हम मुसलमानों के ही ममालिक की बात करते हैं, सिर्फ तुर्की हमें एक ऐसा मुल्क दिखाई देता है जो कि काफ़ी वोकल है और हर चीज़ को बहुत ही बहादुरी से कह देता है। पाकिस्तान भी खड़ा है कहीं ना कहीं और बहुत बेहतर बाकी ममालिक से परफॉर्म कर रहा है इस मामले में। और कैसे हम एलाई फॉर्म कर सकते हैं, कितने ममालिक के साथ हो सकता है जहाँ पे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ना हो? बात यह है कि तुर्की बड़ी दिलेरी से बोलता है, और वो उर्दुगान जो है वो बड़ा सच्चा मुसलमान है, उसका स्टाइल भी है, उसकी पर्सनालिटी भी है, वो जब बोलता है तो दिल से बोलता है। अब हम भी मुसलमान हैं, मगर हम बोलते हैं पता नहीं हमने सारी दुनिया के पैसे देने हैं, तो हम डर के बोलते हैं। अच्छा, साड़ी आवाज नहीं निकलती अपनी हैसियत की वजह से, अपनी हैसियत की वजह से क्या सारी दुनिया का उधार देना है हमने। ठीक है ठीक है। तो यानी पहले सबसे पहला इनिशिएटिव ये कि हमें उधार से निकलना है, हाँ, फिर ही हम इस काबिल होंगे अपने पैरों पे खड़े हों, हमारी ऊंची, हमारी आवाज तो पहुंचे कहीं। ठीक है, अभी आवाज इसलिए दबी हुई है क्योंकि बहुत कर्ज के नीचे हम तो वैसे ही वो डिफॉल्टर लोग हैं। ठीक है, हमारे पास पैसे ही नहीं है। जी ठीक है, लेकिन ये क्या, ये जो डिफॉल्टर से हम निकल कैसे सकते हैं? आपको लगता है कि क्या हम तो और कर्जा लेते जा रहे हैं तो ये कैसे कर्जा लेके सूद अदा कर रहे हैं? बिल्कुल सर। तो ये कितनी तकलीफदेह बात है, कोई हल है इसका आपको लगता है? देखिए, इसका अब हल अलवीना जो मैं सोचता रहता हूँ, ये सारा जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है ना वो फेल हो गया है। इसको स्क्रैप करके कोई एक इकोनॉमिक सिस्टम नया इंट्रोड्यूस किया जाए, जिस तरह कार्ल मार्क्स ने सोशलिज्म इंट्रोड्यूस किया था। चाइना हमारे सामने मिसाल है, चाइना हमारे सामने है। इसी तरह का कोई एक सिस्टम उधार ले लें, चाइना से ले लें, उसी को लॉन्च कर दें, ताकि
उसमें हम बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करेंगे तो इस्लामी हो जाएगा। ठीक, सही है लेकिन सिस्टम तो उनका होगा ना कम से कम इकोनॉमिक्स का, जी। वो इतनी तरक्की तो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सर उनकी काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन जो है, रेवोल्यूशन की भी बात करते हैं कम्युनिज्म में, जो चेयरमैन माओ जेडोंग, उनका रेवोल्यूशन काफ़ी खूनी भी था। यहाँ पे तो छोटी छोटी बात पे मसले मसाइल हो जाते हैं। और लेकिन जिस तरह ख्वाजा साहब ने बात की कि हमें इकोनॉमिक सिस्टम बेहतर करना होगा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए ख्वाजा नवीद साहब। और प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे अब, प्रोग्राम को इसी तरीके से कंक्लूड करेंगे कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है हमारा, वो अनफॉर्चुनेटली कोलैप्स कर गया है और नए इकोनॉमिक सिस्टम की ज़रूरत है। कार्ल मार्क्स थ्योरी हमारे पास मौजूद है और एक पूरा हमारे सामने एक सिस्टम मौजूद है, या फिर और भी बहुत सारे इस तरह हमारे पास फिलोसफर्स और जी फिलोसफर्स और स्कॉलर्स मौजूद हैं। उनका एक थिंक टैंक बना, मतलब वो फाल नहीं है थिंक टैंक्स, ऐसे थिंक टैंक्स को हम लोग साथ में शामिल करें। हमारे पास बहुत सारे स्कॉलर्स मौजूद हैं कि हम एक नया इकोनॉमिक सिस्टम लेकर आएँ और उसकी तरफ आएँ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।